नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशरी की सीरीज में करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी। आपने आर्टिकल 13 को बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। लास्ट हमने एक वीडियो में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी डिस्कस किया हुआ है। साथ ही साथ आज हम देखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी और एक्लिप्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। हम ये भी समझेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी अलग अलग केस लॉज में किस तरह से भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके प्रोग्राम्स आप हमारे यहाँ से परचेस कर सकते हैं। कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। इसके जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से आप इन प्रोग्राम्स को परचेज करिए। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी मेरे वीडियोस की। आप इसके अलावा मुझे ट्विटर हैंडल @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी। इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का। आपको याद होगा हमने बहुत सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात की थी एक्लिप्स में। अगर ऐसा कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है उसके साथ कॉन्ट्रावेंशन में है तो पार्लियामेंट को एक पावर दी गई कि आप इन लॉज को चेक कर सकते हो। ये पावर ऑफ लेट भिकाजी नारायण केस 1955 कोर्ट के द्वारा मिली थी। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं था, लेकिन इस पावर के चलते कोई भी ऐसा लॉ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का है, अगर वो फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्ट्रावेंशन में है तो उस लॉ को नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा। यानी ब्रिटिश इंडिया के लॉज की बात चल रही है 47, 48, 49, 50 में आए नए लॉज की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लेके आई थी या वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स लेके आई थी। तो ऐसा कोई भी लॉ प्री कॉन्स्टिट्यूशन एरा का जो आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ इंफ्रिंजमेंट में है वो इमीडिएटली नल एंड वॉइड नहीं होगा। क्या किया जाएगा, उतने समय के लिए वो लॉ जो है एक्लिप्स हो जाएगा। फंडामेंटल राइट उसे ओवर पावर कर लेंगे, फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे, पार्लियामेंट बैठेगी या फिर जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है वो बैठेगा, उस पुराने लॉ को रिव्यू करेगा, उसके जो भी पॉइंट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्ट्रावेंशन में है या फिर कुछ ऐसा है जो पूरा का पूरा लॉ ही फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्ट्रावेंशन में है, तो उस लॉ को ठीक किया जाएगा और उसको कॉम्पेटेबल बनाया जाएगा फंडामेंटल राइट्स के साथ। अब बात आगे बढ़ती है, व्हाट इफ हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से उस लॉ को ठीक नहीं कर पा रहे। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के चलते वो लॉ ठीक नहीं हो पा रहा या फंडामेंटल राइट्स के साथ उसका जो कॉन्ट्रावेंशन है वो नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि उस लॉ में दो तीन कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं या बाकी सारे जो सेक्शंस हैं उस लॉ में वो ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि आधा लॉ या लॉ का कुछ पार्ट बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता। ये पार्लियामेंट इसको ठीक नहीं कर पा रही है या फिर उसको ठीक करने से कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। तो ऐसे में फिर पार्लियामेंट क्या करे? ऐसे में एक और डॉक्ट्राइन है वो अप्लाई कर सकती है, उसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी या डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। अगर उस लॉ में कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं जो कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो यहां पे पार्लियामेंट को एक और पावर मिल गई कि आप सिर्फ वो पॉइंट्स, वो सेक्शंस ही हटा दो, बाकी पूरा लॉ प्रिवेल करेगा। आप बस वो 2-4 सेक्शंस हटा दो, इससे ये जो फंडामेंटल राइट्स वाला सिनेरियो है, कॉन्ट्रावेंशन वाला सिनेरियो है, ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे उतने ही एरिया को सीवियर कर दो। सिवरेबिलिटी का मतलब होता है काट के अलग कर देना। उतने ही एरिया को, उतने ही सेक्शन को या उन्हीं प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो को आप हटा दो, बाकी सबको चलने दो। तो इस तरह से जो लॉ है अभी तक जो कॉन्ट्रावेंशन में था, डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी से उसके ऐसे पार्ट्स जो फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्ट्रावेंशन में है, कॉम्पेटेबल नहीं है, वो हटा के उस लॉ को वापस से जीवित किया जा सकता है, वापस से इंप्लीमेंट और एनफोर्स किया जा सकता है। तो यही कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रावेनिंग प्रोविजंस जो हैं उसको हम वॉइड कर देंगे, उसको आप वॉइड कर सकते हो और बाकी एंटायर स्टैट्यूट जो है वो चलने लगेगा। ये तो बात है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। अब आगे एक बात ये आती है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे क्या ये अप्लाई होगा? कोर्ट ने इसको 1950, 60, 70s, 80s, 90s हर साल कभी ना कभी इस डॉक्ट्राइन को यूज किया है। तो अभी तक हम ये डॉक्ट्राइन समझ गए हैं कि ऐसा कोई भी पार्ट जो कॉन्ट्रावेंशन में है, किसी स्टैट्यूट के 2-3 सेक्शंस कॉन्ट्रावेंशन में है, तो उसको हटाया जा सकता है। अब देखते हैं कि कोर्ट ने इसको पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे कैसे यूज किया। अब जैसे हम बात करेंगे ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। अब ए.के. गोपालन में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को पास किया गया। उसमें जब कोर्ट ने उस लॉ को पढ़ा तो कोर्ट ने यह देखा कि पूरा का पूरा लॉ खराब नहीं है, सिर्फ सेक्शन 14 जो है वो ठीक नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। कोर्ट ने सेक्शन 14 को डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी से हटा दिया और बाकी लॉ को
एकदम एफिशिएंट कर दिया, इफेक्टिव कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, फंडामेंटल राइट के साथ चलने योग्य कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जैसे ही सेक्शन 14 हटा, पूरा का पूरा जो लॉ है वो कॉम्पेटेबल हो गया फंडामेंटल राइट्स के साथ। सिमिलरली डीके नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी कोर्ट ने यही किया कि जो पार्ट्स सेपरेट किए जा सकते थे, ऐसे जो सेक्शंस फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्ट्रावेंशन में थे, उन्हें सेपरेट किया जा सकता था। कोर्ट ने उनको सेपरेट करके उस पूरे लॉ को फंक्शनल कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। साथ ही साथ FN बलसारा में एक बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 को लेके चर्चा हुई थी, उसके भी कुछ एक सेक्शंस जो थे वो कॉन्ट्रावीनिंग थे फंडामेंटल राइट के साथ। कोर्ट ने उन 2-3 सेक्शंस को हटा दिया, पूरे लॉ को नहीं हटाया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कोर्ट यही कह रहा है कि अच्छा, एक चीज और है, कोर्ट कहता है कि अगर हमें पूरा लॉ, अगर हम उस लॉ के उन सेक्शंस को ठीक नहीं कर पा रहे तो हमें पूरा लॉ नल एंड वॉइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉ के जो सेक्शंस हैं जो कॉन्ट्रावेंशन में है, जिनके साथ फंडामेंटल राइट्स नहीं चल पा रहे हैं, अगर हम उन्हीं लॉज को या उन्हीं सेक्शंस को हटा सकते हैं तो फिर वो भी किया जाएगा। तो डिपेंड करेगा केस टू केस कि पूरा लॉ हटाना है या डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी अप्लाई करना। यूजुअली डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी अप्लाई करने से अगर कोर्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो कोर्ट इसको यूज करता आया है। यही चीज मिनर्वा मिल्स में भी हुई थी। जब मिनर्वा मिल्स में 42nd अमेंडमेंट चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने कहा कि 42nd अमेंडमेंट का सेक्शन 4 और सेक्शन 55 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। बाकी 42nd अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पे चर्चा का विषय नहीं है। बाकी बहुत सारी चीजें 42nd अमेंडमेंट की ऐसी हैं जो अपने आप में ठीक हैं। हम यहाँ पे पूरे 42nd अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड नहीं करेंगे, हम अभी सिर्फ सेक्शन 4 और सेक्शन 55 को नल एंड वॉइड कर देंगे। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी को अप्लाई किया गया, 4 और 5 को हटा दिया गया, 4 और 55 को हटा दिया गया, और पूरे के पूरे 42nd अमेंडमेंट को आपने देखा तब तक चेंज भी हो चुका था। जब तक मिनर्वा मिल्स की जजमेंट आई तब तक 76 में 44th अमेंडमेंट से काफी चीजें जो हैं वो ठीक की जा सकती थी। कोर्ट के लिए यहाँ पे चर्चा का विषय 4 और 55 था सेक्शन, कोर्ट ने उसको डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी से हटा दिया। इसी तरह से एक बहुत नई जजमेंट आई थी 92-93 में किहोतो होलोहन वर्सेस जशीलू केस। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 10th शेड्यूल को क्वेश्चन किया गया। अगर आपको याद हो 52nd अमेंडमेंट 1985 में 10th शेड्यूल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। ये शेड्यूल बात करता है एंटी डिफेक्शन को रोकने की, यानी डिफेक्शन को रोकने की, या इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। अब ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें एक पैराग्राफ 7 लिखा गया था। अगर आप शेड्यूल 10 देखेंगे तो उसमें एक पैराग्राफ 7 है, उसमें यह कहा गया है कि कोर्ट के पास इस डिफेक्शन को रिव्यू करने की कोई पावर नहीं है, मतलब कोर्ट से जुडिशियल पावर ले ली गई है। अब कोर्ट के पास 2 ऑप्शन थे, कोर्ट पूरे के पूरे शेड्यूल 10 को हटा सकता था या फिर पैराग्राफ 7 को हटा सकता था। तो कोर्ट ने यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी ही लगाया। कोर्ट ने कहा देखो पैराग्राफ 1 से लेके पैराग्राफ 6 तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, वैलिड है, नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग है, जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को भी इन्फ्रिंज नहीं कर रहे, हर तरह से ठीक है। लेकिन ये जो पैराग्राफ 7 है ना, ये ठीक नहीं है। ये आप हमसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को विशिएट करने को कह रहे हो, आप हमसे जुडिशियल रिव्यू की पावर ले रहे हो। जो आपने पहले देखा कि जुडिशियल रिव्यू की पावर तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। तो कोर्ट ने यहां से कहा कि हम सिवरेबिलिटी से पैराग्राफ 7 को हटा देते हैं, बाकी पूरा का पूरा जो ये शेड्यूल 10 है ये एकदम परफेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पूरे पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर किया गया था, सिर्फ पैराग्राफ 7 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया बाय डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी। यही होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी, जहां पे कोर्ट जो है ऐसे सेक्शंस को सीवियर कर देती, हटा देती है। अच्छा, एक बात आती है कि कोर्ट कौन से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती है। तो बहुत पहले केस आ चुका था RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कुछ रूल्स बताए थे कि कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी को अप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या थी। लेजिस्लेचर वाकई में फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करना चाह रहा था तो वहां पे इसको यूज किया जाएगा। साथ ही साथ ये देखा जाएगा क्या जो इनवैलिड पार्ट है वो वैलिड पार्ट से अलग किया जा सकता है। मतलब ये स्टैट्यूट, ये लॉ ऐसा लिखा हुआ है कि आप वैलिड पार्ट को अलग करके लॉ को इंप्लीमेंट कर दो और इनवैलिड पार्ट को अलग कर दो। अगर ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, अगर ये दोनों चीजें प्रूव हो जाती हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी अप्लाई हो जाएगा। अगर इनवैलिड पार्ट वैलिड पार्ट से अलग नहीं किया जा सकता तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी अप्लाई नहीं होगा। ये बात याद रखने वाली है। कोर्ट ने भी कहा कि जैसे ही इनवैलिड पार्ट आप अलग कर पाओ, जैसे आप समझो एक हार्ट का ऑपरेशन है, अब हार्ट में कुछ एक ऐसा पार्ट है जो खराब है, उसे हटा देने से अगर हार्ट एकदम ठीक रहेगा तो डॉक्टर्स उसको हटा देंगे।
तो इसी तरह से कोर्ट भी यहाँ पे देखेगी क्या इनवैलिड पार्ट हटा देने से स्टैच्यूट फंक्शनल हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग काम करेगा, बिल्कुल करेगा, तो फिर इसको अप्लाई करो और आप फर्दर इस लॉ को इंप्लीमेंट करो। अब बात करते हैं कुछ वेस्टर्न प्रैक्टिसेस की कि वेस्ट में क्या होता है, क्या वेस्ट में अप्लाई होता है? बिल्कुल आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, अमेरिका, मतलब यूएस, मलेशिया, इन सब जगह अप्लाई होता है। इनफैक्ट यूके में आप देखेंगे सबसे पहले लाया गया था, यूएसए में भी लगभग 150 से 200 साल पहले से यूज किया जा रहा है, मलेशिया में भी पिछले 30-40 साल से यूज कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी यूज किया जा रहा है। इंग्लैंड में तो काफी पुराना केस आया था, नॉर्डनफेल्ड, मैगजिम नॉर्डनफेल्ड कंपनी लिमिटेड में, गन्स एंड एम्यूनिशंस कंपनी लिमिटेड का केस था, वहां पे पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को रखा गया। इसी तरह यूएसए में भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को जुडिशरी ने एक केस के थ्रू स्टैब्लिश किया। मलेशिया एयरलाइंस केस में मलेशिया में इसको स्टैब्लिश किया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग गवर्नमेंट्स ओवर द टाइम, अलग अलग कोर्ट्स ओवर द टाइम इस प्रिंसिपल को अपनी जुडिशरी में या अपने जुडिशियल प्रिंसिपल्स में, प्रोसीडिंग्स में इंक्लूड कर रही हैं। तो अब ये वर्ल्ड की जो डेमोक्रेसीज हैं जहां पे जुडिशरी के पास पावर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरीज हैं, वो इस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को यूज करके प्रॉब्लम को टाइम टाइम पे सॉल्व कर रही हैं। हमारी यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स कम मेंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्मार्ट कोर्सेज आप फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ अवेल कर सकते हैं studyIQ.com पे जाके या हमारी वेब बेस्ड ऐप पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सीरीज आपको समझ में आ रही होगी। इस तरह के और केसेस में लाता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।